तो गुड आफ्टरनून। मॉर्निंग। चलिए, नहीं डाउट? यस सर, टेस्ट का। चलिए बोलिए, शेयर कीजिए जरा। दिख रहा है क्वेश्चन? ये डाउनलोड नहीं हुआ पूरा तरीके से, इसको दोबारा से रिफ्रेश करो जरा। यस सर, ये वाला। क्या हुआ सर? स्क्रीन शॉट है। आंसर मिसप्रिंट नहीं है बेटा, वो नहीं, स्क्रीन शॉट है ये कह रहा हूँ मैं। सर मैं बता देता क्या हो हूँ गया? क्वेश्चन क्या है। ये स्क्रीन शॉट है। अच्छा, ये स्क्रीनशॉट है क्या? ये तुम्हारा हाँ नेट स्लो चल रहा है बेटा। वो मैथमेटिकल वाला जो तुम्हारी फाइल होती है ना पीछे से, वो डाउनलोड नहीं हुई, इस वजह से वो तुमको प्रॉपर्ली दिख नहीं रहा है। यस सर, ठीक है, मालूम है मुझे। ये मैं वेक्टर बता ए देता हूँ जो ना क्वेश्चन वर्ड्स में क्या लिखा हुआ है ना, वो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, है। यस सर, ये मालूम है आपका मुझे। स्पीड स्लो होने की वजह से ऐसा आ रहा है। तो आ रहा सर आपको ये क्वेश्चन समझ में कि मतलब कोई और दिखाएगा? क्या हो गया बेटा? सर क्वेश्चन तो रीड कर लो एक बार। तो आवाज आपकी बहुत कम आ रही है, बहुत स्लो आवाज आ रही है आपकी। सर मेरा भी बहुत ऐसे स्लो आ है रहा है। सर, हेडफोन लगा रखा है। ओके। क्या बोलना चाह रहे हैं अनुसार? अनुसार की आवाज में तो समझ नहीं आ रही। कादुल क्या बोल रहे हो आप? सर मेरा भी ऐसे ही आ रहा है, एक बार रीलोड करना है। सेम क्वेश्चन सबको ऐसा आ रहा है? ये नॉर्मल क्या है ना कि आपकी बस जो ये स्पीड क्वेश्चन आती है, है ना, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वो इस तरीके से आने लगता है। आई नो वो नेट की स्पीड की वजह से प्रॉब्लम हो जाता है। जैसे नेट की स्पीड इसकी कभी स्लो आ रही होती है ना, तो एक्चुअली क्या होता है कि जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस पढ़ने के लिए पीछे यस। बैकग्राउंड में एक फाइल डाउनलोड होती है, जिसकी वजह से उसकी हेल्प से मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस पढ़े जाते हैं। ठीक है, जो इंटरनेट में क्या होता है, ये एप्लीकेशन जब रन करती है ना, तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस के लिए एक छोटी सी फाइल डाउनलोड करती है और उसकी हेल्प से ये सिंबल्स में कन्वर्ट होते हैं। तो अगर किसी की स्पीड बहुत ज्यादा स्लो हो जाती है कभी कभी, तो वो फाइल नहीं डाउनलोड हो पा रही होती है और इस वजह से ये सिंबल्स में कन्वर्ट नहीं हो पाता। ठीक है, तो कभी कभी आपको वो क्वेश्चन ऐसे रैंडमली दिखने लगता है, तो उसको रिफ्रेश करते हैं तो जनरली हो जाता है ना। स्पीड वगैरह की वजह से कभी कभी दिक्कत आता है, तो वो ज्यादा परेशान नहीं हो। अपन चीजें ऑनलाइन कर रहे हैं, थोड़ा नेट की भी प्रॉब्लम आती रहती है, तो इस टाइप के इश्यूज आएंगे। बाकी इसका कुछ और सोल्यूशन हम देख रहे हैं, कुछ और अगर इसका निकल आए तो। कुछ लोगों को क्लियर आ रहा होगा, कुछ लोगों को ये दिक्कत आ रही होगी, है ना। चलो, बाकी क्वेश्चन में कोई वैसे कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं प्लीज। एक काम करना अंसार, ये स्क्रीनशॉट काजोल आपने भी कुछ स्क्रीनशॉट ले रखे हैं क्या? आपके में भी ऐसे ही डाउनलोड हो रहे हैं अभी? सर नहीं, स्क्रीनशॉट में मैं दूसरे क्रोम पे खोल के रखी है वो। आजा नहीं, अभी जो तुमको है ना रिव्यू के लिए ऑप्शन आएंगे, उसमें देखो, उसमें प्रॉपर सही आ रहा है क्वेश्चन कि नहीं आ रहा है? फिर रिव्यू के बोलिए। रिव्यू के लिए क्वेश्चंस आने लगे कि नहीं आने लगे? सर आ रहे हैं क्वेश्चन रिव्यू के सर लिए। आ रहे हैं, वो तो आईओसी में खोला था मैंने। उसको ओपन करो, उसमें कैसा दिख रहा है जरा देखो। सर उसमें सर ऐसे दिखाई दे रहा है भाई। ऐसे ही दिख रहा है सर, लेकिन पीसी में से दिख रहा है, आंसर लेकिन ओपन करना पीसी जरा। सर कर रहे हैं। आंसर या कादो, दोनों में से कोई भी एक ओपन करके शेयर करो जरा। हाँ, इसके अलावा कोई और क्वेश्चन ओपन करो। कोई और? ऐसे ही आ रहा है। नीचे नीचे रिफ्रेश का बटन है, उसे रिफ्रेश दबाओ। दबा दिया सर। बैक जाओ, एक काम करो, बैक जाओ और दूसरी स्क्रीन पे जाओ।
हाँ एक और बैठ जाओ। हाँ वापस से जाओ पेपर पे। हाँ अब वापस से जाओ। आप कोई क्वेश्चन ओपन करो। सर लोडिंग ले रहा है। हाँ ये नेट की स्पीड की वजह से प्रॉब्लम आ रही है। हाँ सर बारिश हुई है ना। क्लिक करो जरा, ओपन करो। नहीं आ रहा है। एनीवन एल्स प्लीज सर ओपन द पेपर एंड शेयर द स्क्रीन। एनीवन एल्स? सर ऐसे ही मैं डिक्टेट कर देता हूँ ना, मैं बता देता हूँ क्या है क्वेश्चन में। नहीं नहीं वो तो मैं समझ गया, मैं बस देखना चाह रहा हूँ ये सब में एक साथ परसिस्ट कर रही है प्रॉब्लम या किसी और में कम आ रही है। क्वेश्चन तो मैं तुमको मैं ही पढ़ के बता दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। हाँ ओके सर। किसी और से बोल दीजिए करने के लिए। Anyone else, please, can you please open the paper and share the screen? Dishan, करोगे क्या ओपन? शिवानी तुम कर दो। चलो मुकुल is doing this. Let's see. Okay, सर मेरा नेट नहीं आ रहा सही से। अच्छा तूने पहले ही हाथ खड़े कर दिया। मुकुल तो कर रहा था स्क्रीन ना, वो लेफ्ट हो गया। चलो दोबारा से ही ज्वाइन अगेन। लेट्स सी। मुकुल आर यू डूइंग दिस? बाकी लोगों में से कोई भी यार अटेंड कुछ सुनना ही नहीं चाहता, कुछ करता ही नहीं है कोई भी। Nobody is responding to my query, right? Preeti, can you share your screen paper please? काजल तुम्हारे में भी अभी ओपन कर रहे हो ऐसे ही आ रहा है क्या? यस सर, मैंने रिफ्रेश भी किया, दोबारा साइट खोल के ज्वाइन किया तब भी वही आ रहा है। चलो एक काम करो, ऐसा ही आ रहा है। चलो अच्छा वहाँ टेस्ट जब अटेम्प्ट कर रहे थे तब भी ऐसा ना था कि तब सही आ रहे थे? तो तब सही आ रहा था। तब सही आ रहा था, हाँ, तो कुछ कभी कभी इश्यू आता है। चलो बाकी सभी में ऐसा है। कौन, मधु मैम है क्या? मधु मैम who is from academics, I guess Madhu ma'am should be here, right? Madhu ma'am, are you there? चलो कोई बात नहीं, एक काम करना आप लोग, प्लीज शेयर द स्क्रीन टू मी, कुछ के स्क्रीनशॉट आप मेरे को भेज देना, ठीक है? ओके, एंड देन वी विल डिस्कस इट। चलो क्वेश्चन आप शेयर कर लो। आंसर लेट्स शेयर इट, लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन। ये जो इशू है इसको अपन अलग आप मेरे को स्क्रीनशॉट भेज देना, ठीक है? और लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 139 क्या बोल रहा है कि सर वेक्टर a plus वेक्टर b plus वेक्टर c equal to 0 out of 3 vectors 2 are equal in magnitude and the magnitude of the third vector is square root of 2 times that of the either two having equal magnitude, then the angle between vectors are given by. यस सर जी जी। Answer is मैं आपको बताता हूँ, angle between the vectors are given by a और b के बीच में एंगल आएगा आई गेस 90 डिग्री और बाकी दोनों के बीच में आएगा 135 द करेक्ट आंसर इज डी। नहीं सर करेक्ट तो यही। ए के बीच में आएगा 135, एक के बीच में आएगा 90 डिग्री और एक के बीच में आएगा शायद 45। लेट्स सी क्या आता है। देखो उसने क्या बोला कि सर तीन वेक्टर्स हैं, तीनों का सम 0 है, मैंने कहा, और उसने बोला कि सर दो वेक्टर्स इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, तीसरा वेक्टर ये देखिए करेक्ट आंसर इज 4 आई गेस। इन दोनों का मैग्नीट्यूड अगर मैं ए मान लूं थोड़ी देर के लिए, तो इन दोनों का वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड अगर ए और ए है तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो इस डायरेक्शन में होगा और दैट विल बी इक्वल टू √2a।
आपने बोला तीनों वेक्टर का सम कितना होना चाहिए 0, तो इन दोनों का रिजल्टेंट अगर ये √2 है तो थर्ड वेक्टर इस रिजल्टेंट के ऑपोजिट होना चाहिए और उसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए √2 होना चाहिए। तो बेसिकली 1 वेक्टर 2 वेक्टर और 3 वेक्टर का रिजल्टेंट कितना होगा 0। इन दो के बीच एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल आपका 135 आएगा और ये एंगल भी आपका 135 आएगा। यस अंसार। सर मैंने इसे ना लेमिस थ्योरम से करा था, तो उसके अंदर एक तो 90 आ रहा था और दो 45 आ रहे थे। नहीं यस सर। सवाल ही नहीं उठता। लेमिस थ्योरम आप करोगे 145 कैसे आ सकता 130? देखो उसका रीजन है आपने 45 उसमें एक्चुअली जो वैल्यू आ रही थी वो आ रही थी साइन की वैल्यू आ रही होगी आपकी 1/√2। जो भी साइन थीटा अल्फा या बीटा निकालोगे वो आ रही होगी 1/√2, राइट? यस सर। और आपने अल्फा या बीटा की वैल्यू कितनी 45 डिग्री, क्योंकि साइन 45 इज 1/√2। यस साइन 135 भी 1/√2 होता है, हाँ सर, लेकिन करेक्ट? यही समझने में तो मतलब वैल्यू तो दोनों का समझेंगे। आपको, अब आपको ये चीज फिगर बनाना पड़ेगा कि सर किस फिगर में पॉसिबल है। अगर 45 डिग्री 45 डिग्री एंगल हो गया तो सर वो कैंसिल आउट कर ही नहीं सकता कभी भी, करेक्ट? इसीलिए फिगर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन में। आपको लेमिस थ्योरम से सर साइन अल्फा और साइन बीटा की वैल्यू 1/√2 आ रही थी, तो अल्फा की वैल्यू आपने आंख बंद करके 45 डिग्री रख दी। बट साइन 45 भी 1/√2 होता है, साइन 135 भी 1/√2 होता है। तो आपको ये चीज तो साइन जो लेमिस थ्योरम है वो ये नहीं बता पाएगा ना आपको कि सर आपको 45 लेना है कि 135। ये तो आपको फिगर ड्रॉ करोगे वहां से पता चलेगा। यस सर। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? यस दैट्स व्हाई द फिगर प्लेज इंपॉर्टेंट रोल। बिना फिगर के क्वेश्चन सॉल्व करने को इसलिए मना करता हूँ। अगर आप ड्रॉ करके देखते हैं कि सर ये 90 डिग्री होगा, ये दूसरा वेक्टर होगा 90 डिग्री होगा, तीसरा वेक्टर का 45 पे करोगे, क्या ये कभी भी रिजल्टेंट 0 हो पाएगा? नहीं हो पाएगा सर। तो 45 वाला डिग्री ऑप्शन कैंसिल आउट हो जाएगा, 135 वाला रह जाएगा। यस सर। आंसर? यस सर, समझ गया मैं। किसी को स्क्रीन ब्लर आ रहा है? स्वामी रीजन करो, स्क्रीन इज वेरी क्लियर। हाँ आंसर और कोई डाउट? सर एक और क्वेश्चन है। हाँ हाँ बोलो बोलो। मैं इसलिए लेमिस थ्योरम ज्यादा यूज भी नहीं करता, मैं इसलिए बताता भी नहीं, किसने पूछा हुआ था तभी मैंने बताया था। यस सर, मैंने ही पूछा था। हाँ वैसे लेमिस थ्योरम मैं जो चीज मैं ज्यादा यूज नहीं करता हूँ वो मेरे दिमाग में भी रहती है, बिकॉज मेरे को कभी लेमिस थ्योरम का यूज आता ही नहीं है। मतलब ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आता जो बिना लेमिस थ्योरम के बिना सॉल्व नहीं हो। मैं ज्यादा इजीली सॉल्व कर लेता हूँ, लेमिस थ्योरम मैं कभी यूज नहीं करता, ठीक है? एंड शायद इसी वजह से मैंने कभी थ्योरी में कभी लेमिस थ्योरम बताया नहीं था, किसी ने पूछा था शायद आपकी वजह से मैंने बताया था सर इसीलिए, क्योंकि नहीं मेरे को पूछा। फिगर वाला प्रोसेस हमेशा सिंपल लगता है। चलिए, 3 vectors as shown in figure having magnitude 3, 4 and 10 and the angle थीटा होना चाहिए, वो थीटा लिखा होगा, थीटा इक्वल टू यस 30 डिग्री। सर, 30 डिग्री है, ये लिखा है। हाँ थीटा इक्वल टू 30 डिग्री इफ पी ए वेक्टर प्लस क्यू बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर एंड द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू आर। तो देखो भाई इसमें फिगर बना है 90 डिग्री थीटा। चलो देखो मैग्नीट्यूड क्या है, ए का मैग्नीट्यूड है 3 और बी का मैग्नीट्यूड है 4 और सी का मैग्नीट्यूड है 10। देखिए ऐसा बना है, ये वेक्टर है, ये बी वेक्टर है और ये सी वेक्टर है, इनके पीछे एंगल 90 डिग्री है और ए का मैग्नीट्यूड है 3, बी का मैग्नीट्यूड है 4 था कि 2 था? 4 था है। So 4, C is equals to 10. ठीक है, तो आपको बोला गया है कि जो सी वेक्टर है वो पी ए वेक्टर है प्लस बी क्यू बी वेक्टर है, ऐसा रिजल्ट दे रखा है। तो आपको निकालना है पी वेक्टर और सॉरी पी और क्यू की वैल्यू निकालनी है। देखो बहुत इजी सा क्वेश्चन है। आप बोलो जरा ये बी वेक्टर जो है ना उसके कंपोनेंट निकाल लो। बी वेक्टर का कंपोनेंट एक तो इस डायरेक्शन में आएगा और एक इस डायरेक्शन में आएगा, ठीक है? यस सर।
चलिए ये हो जाएगा, देखिए b cos 30 और ये हो जाएगा b sin 30। कोई दिक्कत नहीं। सी का अगर बैठे तो सी के भी दो कंपोनेंट आएंगे, सी का एक कंपोनेंट, देखिए ये 30 है, ये 90 है, तो ये बचेगा 60 डिग्री। तो आप बोलोगे सी का इस डायरेक्शन में आएगा सी cos 60 और ऊपर आ जाएगा सी sin 60। कोई दिक्कत किसी को? आपने बोला कि c इक्वल टू पी ए वेक्टर प्लस क्यू बी वेक्टर, ठीक है। तो आप ये बोलोगे कि सर देखिए अगर ये वाले कंपोनेंट की बात करें तो इस डायरेक्शन में इसका जो कंपोनेंट है c cos 60 है और यहाँ पे एक कंपोनेंट है c sin 60 है। अगर c वेक्टर पी ए वेक्टर प्लस क्यू बी वेक्टर होगा, पी ए वेक्टर प्लस क्यू बी वेक्टर होगा, तो जो कंपोनेंट है वो भी इसी तरीके से रिलेट करेंगे, है ना। मैंने कहा सर जरा देखो ये वाले कंपोनेंट की बात करें तो ये इन दो कंपोनेंट के बेसिस पे आएगा। तो आप बोलोगे ये जो c cos 60 आ रहा है that will be equal to p b सॉरी p के साथ a है, p into a का पूरा का पूरा इसी डायरेक्शन में है ना, a तो पूरा का पूरा इसी डायरेक्शन में है, तो pa प्लस क्यू बी cos 30। सर एक बार फिर से बताएं ना, समझ में नहीं आया। नो सर। अंदर आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, मेरे को आपकी आवाज नहीं समझ में आती आप क्या बोल रहे हो, ठीक है। मैं देखो फिर से बता रहा हूँ आपको। मैंने बोला कि सर अगर आप बोलते हो ये a वेक्टर है, आपको क्या चाहिए p a वेक्टर, तो p से मल्टीप्लाई कर दो, ऐसा लिख दो p a वेक्टर, इसी डायरेक्शन में तो होगा, है ना। आप बोलोगे कि सर b वेक्टर है तो q b वेक्टर इधर की तरफ ही हो जाएगा, q b वेक्टर का ये कंपोनेंट आएगा q b cos 30 और ये आएगा q b sin 30। आपने बोला ये c वेक्टर है, ये c वेक्टर है और c वेक्टर का एक कंपोनेंट आएगा c cos 60 और ऊपर की तरफ आएगा c sin 60। अब यहाँ पर देखो अगर मैं c को कंपेयर करूं इस वाले को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंपेयर करूं तो मैग्नीट्यूड वाइज अगर मैं देखूं तो ये दोनों एक दूसरे के कैसे हैं, बराबर है। मैग्नीट्यूड वाइज देखें तो दोनों क्या होंगे, ये वाले दोनों कंपोनेंट का सम इज इक्वल टू दिस। हालांकि आप देखोगे तो ये वैल्यू नेगेटिव के साथ आएगी, आप चाहो तो ऐसा लिख दो। नेगेटिव क्यों? क्योंकि डायरेक्शन ऑपोजिट आ रही है। कोई दिक्कत? क्लियर है? और आप बोलोगे ऊपर देखिए, ऊपर सी का कौन सा कंपोनेंट है, सी sin 60, और वो किसके बराबर होगा, क्यू बी sin 30 के बराबर होगा। देखो यहाँ से क्यू की वैल्यू आ जाएगी, सी की वैल्यू 10 है, sin 60 होता है √3/2। क्यू आपको निकालना है, बी की वैल्यू है 4 और sin 30 होता है 1/2। तो आप बोलोगे सर ये 2 से 2 हो जाएगा, ये 2 से 5 हो जाएगा, और यहाँ पे आप बोलोगे तो क्यू की वैल्यू देखो कितना आ गया, 5√3/2 आ गया। क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, 5√3/2 आ गई। इस इक्वेशन से उठा के क्यू की वैल्यू यहाँ पुट कर देना, एक ही अननोन रह जाएगा पी, तो यहाँ से पी की वैल्यू आ जाएगी। कोई स्टेप में दिक्कत हो तो पूछ लो, मैं फिर से समझा दे रहा हूँ। देखो क्वेश्चन में गिवन है कि सी वेक्टर इज इक्वल टू पी ए वेक्टर प्लस क्यू बी वेक्टर है। मैंने कहा ए वेक्टर अगर इधर है तो पी ए वेक्टर भी इधर ही होगा, है ना। पी का मैग्नीट्यूड मैंने पॉजिटिव माना हुआ है, तो आप बोलोगे पी ए वेक्टर क्या हो जाएगा, बस उसका मैग्नीट्यूड पी टाइम्स हो जाएगा। ऐसे बी वेक्टर अगर इधर है तो क्यू बी वेक्टर भी इधर ही हो जाएगा। नंबर से मल्टीप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं होती। आपने बोला सर इस डायरेक्शन के अलाउंग देखो, इसका कंपोनेंट आएगा क्यू बी cos 30 और पी ए तो पूरा का पूरा इधर की तरफ है, तो इन दोनों का सम आएगा इस डायरेक्शन में। तो आप बोलोगे जब सी के कंपोनेंट निकाले तो सी का ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल होने चाहिए, क्योंकि सी वेक्टर बट डायरेक्शन कैसी इसकी ऑपोजिट है। तो c cos 60 शुड बी इक्वल टू माइनस ऑफ pa प्लस qb cos 30। ऊपर वाला कंपोनेंट c का और qb sin 30 का बराबर होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा बोल रहा है, ठीक है। तो आपने इससे कंपेयर करके दो इक्वेशन बनेगी, पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करके q की वैल्यू आ रही है, q की वैल्यू यहाँ उठा के रखोगे तो p की वैल्यू आ जाएगी। आंसर आ जाएगा? आंसर काजोल? यस सर। सर आ गया। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है। अगर आप पढ़ते हैं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है।
फिगर्स से देखिए, फिगर्स को ब्रेक करने से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। चलिए, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज इज डिपेंडेंट ऑन द चॉइस ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डिपेंडेंट नहीं होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर भी नहीं होगा, एंगल बिटवीन में ax प्लस by होगा बेटा, केवल तो कैसे? ए वेक्टर और बी चलो सर मुझे क्वेश्चन नहीं समझ आया। मैं बता देता हूँ। उसने बोला कि सर ऐसी कौन सी चीज है इन चार ऑप्शन में जो कि आपकी कोऑर्डिनेट एक्सिस आप किस डायरेक्शन में ले रहे हो उन पे डिपेंडेंट नहीं हो। तो जरा देखो, मान लो ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। आप बोलते हो कि आप इस एक्सिस को x लेते हो, इसको y लेते हो, है ना? मैं चाहता हूँ कि इसको x एक्सिस या y एक्सिस नहीं लूं, मैं चाहता हूँ कि सर x एक्सिस मेरी ये वाली हो, ये x एक्सिस हो तो y एक्सिस के परपेंडिकुलर ही हो जाएगी। कोऑर्डिनेट एक्सिस तो आप अपने हिसाब से एक्सिस डिसाइड करते हो ना, रेफरेंस वगैरह आप डिसाइड करते हो। कहने का मतलब है कि अगर मैं अपने एक्सिस को रोटेट कर दूं तो कौन सी चीजें इस पे डिपेंड, मतलब मेरी इफेक्ट होंगी, कौन सी नहीं होंगी। अच्छा ये बताओ, अगर मैं एक्स वाई एक्सिस को घुमाते जाऊं, क्या ये वेक्टर ए और बी में कोई फर्क पड़ेगा? क्या वेक्टर ए और बी चेंज हो जाएंगे? नो सर। क्लियर है ना ये बात? यस वेक्टर सर। ए और बी तो एक्सिस पे डिपेंड नहीं है, एक्सिस तो हम बाद में ड्रॉ कर रहे हैं, वेक्टर तो हमारे पहले ड्रॉ हो चुके हैं। यस सर। इन दोनों का रिजल्टेंट चेंज हो जाएगा क्या उससे? नो सर। क्या इन दोनों के बीच का एंगल चेंज हो जाएगा क्या? नो सर। नो सर, तीनों चीजें अनचेंज है। हाँ। ax क्या होता है? ax होता है x कंपोनेंट ऑफ a वेक्टर। अब x कंपोनेंट कौन सा होगा? जो x की डायरेक्शन में होगा। और अगर x की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी तो आप बोलोगे x कंपोनेंट भी चेंज हो जाएगा, हाँ। है ना? तो Yes, ax sir. और ये ax और by वगैरह वो चेंज हो सकते हैं, तो उनका रिजल्टेंट भी चेंज हो सकता है। आई होप नाउ इट इज क्लियर। Yes, sir. बात है। चलिए, और कोई डाउट? I think the screen is blurred. Let me reconnect once. अभी क्लियर चल रही है, चलो थोड़ी देर बाद कर लूंगा, फ्लक्चुएट होगी जरूरत। हाँ, एक बार फ्लक्चुएट हुए तो दूसरी बात भी होगी। चलिए, और कोई डाउट? नो? सर मूव। हाँ जी। आपने इससे पहले जो क्वेश्चन बताया था पी ए प्लस क्यू बी वाला क्वेश्चन, सर उसमें आपने हाँ। पी ए मतलब हमसे पूछा गया था सी इज इक्वल्स टू पी ए प्लस क्यू बी। तो मतलब हम इस वेरिएबल को कैसे मान लेते हैं कि क्यू ए इज इक्वल्स जो ए की वैल्यू है उसे हम क्यू ए मान लें? नहीं, फिर से बोलो, लास्ट लाइन आपने क्या बोली? सर आपने ए की जो वैल्यू थी, ए वेक्टर दे रखा था, आपने सर उसे ही क्यू ए मान लिया। तो मैं आपके हिसाब से मैं क्यों नहीं मान सकता, मुझे वो बताओ जरा। यस सर। नहीं, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपके अकॉर्डिंग मैं क्यू ए क्या करूँ? उस डायरेक्शन में और कुछ भी मान सकता हूँ क्या, या किसी और डायरेक्शन में मान सकता हूँ क्या? नहीं सर। मैंने क्यू ए क्यों माना उस डायरेक्शन में, आपने सोचा? यस मतलब वही सर समझ नहीं आ रहा था कि आपने पी ए और क्यू सॉरी पी ए और क्यू बी ही क्यों माना। वहां पे दे रखा था क्वेश्चन में कि सी रिजल्टेंट सी इज इक्वल्स टू क्यू ए प्लस क्यू बी, तो वही वो क्यू वेरिएबल आया कहाँ से और पी वेरिएबल आया कहाँ से, ये चीज दिमाग में थी सर। ये तो क्वेश्चन ने दिया ना बेटा, क्वेश्चन ने दिए तो मुझे। तो सर वही चीज है कि फिर वो मैं एक बार रिजॉइन करता हूं, फिर बात करते हैं। वेट, लेट मी रिजॉइन वंस, देन वी डिस्कस। यस सर। हाँ शिवानी।
यस सर, तो सर वो क्वेश्चन में दे रखा है कि क्यू ए प्लस क्यू बी, तो सर क्यू ए और क्यू बी अलग अलग, मतलब क्यू और बी कोई अलग, सॉरी पी और क्यू कोई अलग वेरिएबल होगा ना, मतलब अगर पी ए प्लस क्यू बी लिख रखा है तो क्यू मतलब वाई। बेसिकली क्वेश्चन ने ये बोला है कि यार ये सी वेक्टर मैंने ऐसे ड्रॉ किया है कि सी वेक्टर इज इक्वल टू पी टाइम्स ऑफ ए वेक्टर प्लस क्यू टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। यस सर। पी और क्यू की वैल्यू निकालनी है कि पी और क्यू कितना होगा। यस सर, तो हाँ, तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैंने कहा सर आपने ऐसा बोला है तो मैंने बोला ठीक है, पी ए वेक्टर क्या होगा, ए वेक्टर का पी टाइम्स, अगर पी टाइम्स करते हो तो वेक्टर का ओके। मैग्नीट्यूड चेंज होता है, डायरेक्टर तो चेंज नहीं होता ना। हाँ। अगर पी यस सर, कैसा हो, पॉजिटिव हो, और अगर पी नेगेटिव हो जाएगा तो डायरेक्शन की वैल्यू अपने आप माइनस में आ चेंज हो जाएगी, बस जाएगा। इतना ही यस होता है सर। ना। तो मैंने तो यस सर। पी को पॉजिटिव मान के चला, मैंने कहा सर अगर ए वेक्टर ये पी ए वेक्टर ऐसे हो जाएगा, ए वेक्टर अगर ये है तो पी वेक्टर क्या हो जाएगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड पी टाइम्स हो जाएगा, डायरेक्शन तो कुछ नहीं यस जाएगा सर। नहीं। मैंने यस सिमिलरली सर। बोला पी वेक्टर अगर ये है तो क्यू बी वेक्टर कितना हो जाएगा, सर क्यू बी वेक्टर ये हो जाएगा। एग्री? यस आपने सर। बोला आप इन दोनों का रिजल्टेंट भी तो सी वेक्टर होना चाहिए, इन दोनों का यस रिजल्टेंट सर। क्या होना चाहिए, सी वेक्टर। और सी वेक्टर कैसे दे रखा है, ये ऐसा। आपने बोला कि इन दोनों का रिजल्टेंट सी के बराबर आना है, तो मैंने कहा सर अगर रिजल्टेंट सी के बराबर आना है तो इनके इंडिविजुअल जो कंपोनेंट्स होते होंगे वो भी सी के बराबर ही आएंगे ना। यस सर। तो मैंने क्या किया, इन दोनों के कंपोनेंट्स उठा के इस डायरेक्शन में निकाल लिया और सी का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में एक्स एक्सिस के लॉन्ग निकाल लिया, सी का कंपोनेंट बाई डायरेक्शन में ले लिया और इन दोनों का नेट कंपोनेंट बाई डायरेक्शन में ले लिया, दोनों को क्या कर इक्वेट कर दिया। तो अपने यस। आप को नेगेटिव आने ही पड़ेगा, बिकॉज़ इन दोनों का रिजल्टेंट अगर आप ड्रॉ करके देखो कैसा है, इस डायरेक्शन में, जबकि सी की डायरेक्ट इस डायरेक्शन में। दैट यस मीन सर। इसमें क्यू और पी में से एक ना एक क्या होगा, नेगेटिव होगा ही होगा। यस सर। यानी कि अगर पी वेक्टर निकाले तो हो सकता है पी नेगेटिव हो, पी वेक्टर अगर नेगेटिव होगा तो पी वेक्टर किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा ना अपने आप, यस सर। है ना। तो वो तो आप पॉजिटिव मान के फ्रैक्शन सॉल्व कर रहे हो ना, तो अगर आपने पी की वैल्यू पॉजिटिव मानी है तो अपने आप आंसर नेगेटिव में आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने पी की वैल्यू ऑलरेडी नेगेटिव मान ली तो ए वेक्टर की डायरेक्शन आप इधर रख दोगे, तो आंसर सॉल्व करते टाइम आप पी की वैल्यू अपने आप पॉजिटिव वैल्यू आएगी। इसका मतलब क्या है, डायरेक्शन में आपने ऑलरेडी पी नेगेटिव मान लिया था तो पी का सिर्फ मैग्नीट्यूड आ जाएगा, राइट। तो हम तो यस हमेशा सर। चीजों को पॉजिटिव मान के सॉल्व करते हैं, अगर पॉजिटिव आ गया तो मेरा आंसर सही है ही, और अगर नेगेटिव आ गया तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपने जो चीज पॉजिटिव मानी थी वो एक्चुअली क्या आई है, नेगेटिव आई है, वो अपने आप उसको करेक्ट कर देगा। जो कि आप सॉल्व करोगे देखना यस। पी की वैल्यू नेगेटिव आ भी रही होगी, ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने से सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज होता है, अगर मैग्नीट्यूड तो टर्म चेंज होता है, होता और अगर नेगेटिव होगा तो फिर डायरेक्शन कैसे जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, बस और है। ज्यादा यस कुछ नहीं सर। होगा। तो क्वेश्चन अपने आप उसका ध्यान रखेगा, मुझे उसमें रखने की टेंशन नहीं है। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, नो इशू, थैंक यू। हाँ भाई, और कोई डाउट है किसी का? दो काजल आ गई है, एक स्क्रीन शेयर कर रही है, चुपचाप बैठी हुई है। हाँ भाई, यस क्या बोल रहे सर। हैं दूसरा क्वेश्चन? देखो, एक से स्क्रीन शेयर कर रही है और दूसरे से बोल रही है। हाँ, क्या लिखा है, a sin x plus b cos x then the dy by dx का होल स्क्वायर, ऐसे लिखा हुआ है। ये टैब यस से करते सर। हैं ना, तो टैब से ऐसे स्क्रीन क्लियर करते हैं। तो इसमें क्या करूं बेटा? राहुल, मुझे अपनी प्रॉब्लम तो बताओ। सर क्या बोल रहे हैं? इसमें प्रॉब्लम क्या है ये तो बताओ मुझे। नहीं आ रहा है यही प्रॉब्लम। नहीं, आपने किया क्या, आपको प्रॉब्लम होगी ना, सर ये स्टेप नहीं आ रहा है कि ये किया मैंने, ये गलती आ रही है, आप सॉल्यूशन चाह रहे हो मुझसे, क्योंकि शायद थोड़ा सा डिफिकल्ट है। सर आपको क्या मैंने जो करना ये है? डी वाई हाँ, स्क्वायर बाय मतलब जो दिया है डी वाई स्क्वायर अपॉन डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर, नहीं उसी को नहीं नहीं, मैंने सुनो सुनो, पहली बात सुनो, वो dy स्क्वायर बाय dx स्क्वायर नहीं दिया गया है, वो dy डी बाय dx वाई, का होल स्क्वायर दिया है। हाँ वही सर वही, उसी को मैंने नहीं तो वैल्यूज पुट करके चलो, dy डिफरेंशिएशन बाय dx की वैल्यू कितनी आई जरा बताओ, तुमने सॉल्यूशन किया है तो। सर यही बता रखे a cos x प्लस नहीं माइनस b sin x। a cos x minus b sin x, हाँ a cos x minus b sin x। चलो भाई, अब इसका स्क्वायर करो जरा, क्या आएगा?
So a square cos square x plus b square sin square x minus 2ab cos x sin x. चलो दूसरा क्या देता है y स्क्वायर। चलो y क्या है? y है a sin x plus b cos x. इसका स्क्वायर करो जरा। So a square sin square x plus b square cos square x plus 2ab sin x cos x. दोनों को ऐड करो जरा। तो 2ab वाला तो अभी कट जाएगा, ये कैंसिल। sin square cos square बन ऐड जाएगा। करो तो देखो a स्क्वायर कॉमन ले लो तो अंदर क्या बचेगा? sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। सिमिलरली इन दोनों को ऐड करोगे तो प्लस b स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो अंदर क्या बचेगा? cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x ये बन हो जाएगा। ये बन हो गया, ये बन हो गया। आंसर है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हाँ अकॉर्डिंग में ऑप्शन चूज कर लो। सर ये कांस्टेंट आ रहा है तो करेक्ट ऑप्शन इज डी। क्या ये x और y का फंक्शन आ रहा है? आ जा रहा था तो 22% में नहीं कुछ था नहीं, लेकिन पता नहीं मेरा x कहाँ से आ जा रहा था ब्रैकेट में। कैलकुलेशन चेक करो भाई, कैलकुलेशन इजी क्वेश्चन है। ऐसा आप ही लिया, मैंने कुछ नहीं किया इसमें, जो कुछ किया आपने किया आपके सामने। तो प्रॉपर्ली हमेशा सॉल्यूशन को प्रॉपर करने की कोशिश करें, हमेशा गलती पकड़ में आती है। जल्दबाजी में या रफ में करोगे तो गलतियां पकड़ में नहीं आएंगी। मैं तो कहता हूँ एग्जाम पेपर में भी प्रॉपर स्पेस को यूटिलाइज किया करें और प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन सॉल्व किया करें। चलिए और कोई डन? यस सर। चलिए आगे बढ़े। यस सर बढ़िया। हाँ भैया बताओ क्या हो गया था, बातें कहाँ तक पहुंच गई? कहाँ तक पहुंच गई थी बातें, जरा बताएं कोई। ग्राफ हो गया था और आपने क्वेश्चंस कराए थे। अच्छा चलिए, ग्राफ की बातें सारी हो गई है ना। चलिए देन आज हम बात करेंगे रिलेटिव मोशन की। ठीक है, मैंने कहा अगर आपको थोड़ा सा याद हो, शायद मैंने ये बात ऑलरेडी कर रखी होगी, नहीं कर रखी होगी तो कोई बात नहीं, करी है। ये पॉइंट ए है, ये वेक्टर कैसे आता है? ये ऑरिजिन है। व्हाट इज दिस वेक्टर कॉल्ड? पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। पूरी बात बोला था यार। ये वाला पॉइंट बी है और ये पॉइंट क्या कहलाता है? पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। अच्छा, ये वाला पॉइंट क्या, ये वाला वेक्टर क्या कहलाता है? रिजल्टिंग आरएबी। रिजल्टेंट क्या होता है? मैडम इन दोनों का रिजल्टेंट तो यहाँ से निकलेगा। पैरेललोग्राम बनाओगे बी माइनस ये वेक्टर कौन सा कहलाएगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ पोजीशन आर। वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। आप इसको बोलोगे सर पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, जिसको हम बोलते हैं आर बी ए, और इसकी वैल्यू निकल के आती है आर बी माइनस आर ए। ये बातें हम शायद पहले भी कर चुके हैं। यस और नो? कहने का मतलब क्या है कि सर मैंने कहा मैं ऑरिजिन पे खड़ा हो गया, सपोज दैट, तो मैंने कहा सर एक बंदा सामने खड़ा हुआ है ईस्ट डायरेक्शन में 2 मीटर पे मेरे डिस्टेंस पर खड़ा हुआ है, ठीक है। मैंने कहा दूसरा बंदा यहाँ खड़ा हुआ है नॉर्थ डायरेक्शन में 2 मीटर के डिस्टेंस पर, तो ये ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में, ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में। लेकिन अगर मैं ए की पोजीशन पे खड़ा हो जाऊं तो ए को क्या दिखेगा? कुछ नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में दिखेगा बी, है ना। तो आप क्या बोलोगे? ए से अगर आप पूछोगे ए से बात करोगे तो ए के लिए आप क्या बोलोगे कि सर ए के लिए अगर आप बोलोगे तो जो ए है ए के लिए बी वेक्टर किधर दिखेगा? आप बोलोगे कि सर आवाज आ रही है ना मेरे को सबको? यस सर आ रही है। यस सर।
मैंने कहा सर ए पे अगर आप खड़े हो जाओगे तो ए के लिए कुछ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में कुछ डिस्टेंस दिख रही होगी, तो ए के लिए पोजीशन वेक्टर कुछ अलग बनेगा ना, ठीक है। तो ए के रिस्पेक्ट में मतलब जो ओरिजिनल, अगर ऑब्जर्वर से पूछोगे, ऑरिजिन से पूछोगे, तो ऑरिजिन के लिए हो सकता है बी कैसा हो, नॉर्थ डायरेक्शन में हो, बट ए के रिस्पेक्ट में वो नॉर्थ में नहीं होगा, वो कुछ नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ वेस्ट या साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट ऐसा कुछ पोजीशन होगा, है ना। तो आप बोलोगे कि सर इसी को बोलते हैं रिलेटिव, यानी ए के रिस्पेक्ट में बात करें तो कैसा दिख रहा होगा, कहाँ दिख रहा होगा, ये सब हम बात करते हैं रिलेटिव। इसी तरीके से हम रिलेटिव मोशन, अभी तो ये पोजीशन थे, अब हम बात करने वाले रिलेटिव मोशन की। सो व्हाट इज रिलेटिव मोशन की मेरे रिस्पेक्ट में वो मोशन किधर दिख रहा है, किस स्पीड से दिख रहा है। फॉर एग्जांपल इफ यू आर गोइंग इनटू अ कार इन सर्टेन डायरेक्शन, आप ये कार तो बात करते हैं, पहले ट्रेन में बैठे हैं, मेट्रो में बैठे हैं, ठीक है। मेट्रो में क्या होता है कि सर अगर आप मेट्रो में आप बैठते हो तो व्हाट डू यू सी, अगर आपकी मेट्रो स्लो चल रही होती है तो आपको पता नहीं चलता है कि आपकी मेट्रो चल रही है। दूसरी वाली मेट्रो अगर रेस्ट पर भी होती है और आपकी मेट्रो अगर आगे की तरफ चलती है तो आपको क्या लगता है, दिस मेट्रो इज गोइंग बैकवर्ड्स, राइट, बट एक्चुअली दैट मेट्रो इज एट रेस्ट। बट फॉर यू हु इज स्टैंडिंग इनसाइड अ मेट्रो, आपको क्या लगता है कि दिस मेट्रो इज गोइंग बैकवर्ड्स। तो ये आपके रिस्पेक्ट में मोशन, अगर कोई पूछेगा कहाँ जा रही है तो आप बोलोगे सर ये एक पर्टिकुलर स्पीड से पीछे की डायरेक्शन में जा रही है, बल्कि वो एक्चुअली मेट्रो कैसी थी, रेस्ट पे थी। एट द सेम टाइम आप बोलते हो कि सर अगर दोनों मेट्रो चल रही होती हैं, जब मेट्रो आप इधर से आ रही है और सामने से आ रही होती है तो आपको क्या लगता है सामने वाली मेट्रो बहुत तेजी से आ रही है आपकी तरफ, बट एक्चुअली में उतनी तेजी से नहीं चल रही होती क्योंकि आप भी उसकी तरफ जा रहे हो। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर हम बात करें तो हमें कभी भी अपना मोशन फील नहीं होता, भले ही हम कार में बैठे हैं तो हमें अपना मोशन फील होता है, लेकिन हम ये मान के चलते हैं कभी भी रिलेटिव मोशन की बात की जाए तो आपको अपना मोशन कभी भी फील नहीं होता है, ठीक है। आपको अपना मोशन कभी भी फील नहीं होता है, यही बात समझ में आई, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे कि सर हमेशा जब भी आपको किसी के रिस्पेक्ट में मोशन को स्टडी करना है तो ये मान के चलना है कि जो इसके रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं वो रेस्ट पर है, उसको कभी भी अपना मोशन फील नहीं होगा। तो आप ये भी चीज देखी होगी, अगर आप कार में बैठे हो, सामने से कोई कार आ रही है तो आपको लगता है बहुत तेजी से आ रही होती है, और जबकि आपके साइड से कोई कार क्रॉस करके जा रही होती है तो आपको लगता है बहुत स्लोली क्रॉस करके गई। एक्चुअली आपको क्रॉस की है तो उसकी स्पीड बहुत ज्यादा होगी, तभी तो आपको क्रॉस करके गई है, लेकिन स्लोली चलिए ऐसे देखोगे तो ये ऐसे ऐसे बड़े प्यार से आराम से क्रॉस करके जा रही होती है, ठीक है। क्योंकि आप अगर आप ये मान के चलो कि आप रेस्ट पे हो तो आपको क्या लगेगा, यार मैं तो रेस्ट पे हूँ, ये बड़े स्लोली से चली जा रही है, लेकिन एक्चुअली उसकी स्पीड बहुत ज्यादा होगी। तो आप बोलते हो कि आपके रिस्पेक्ट में या किसी के रिस्पेक्ट में मोशन कैसा दिख रहा है, उसको हम बोलते हैं रिलेटिव मोशन। जैसे कि पोजीशन निकालते हैं ना, दिस इज द पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू पोजीशन ऑफ बी माइनस पोजीशन ऑफ ए। सिमिलरली अगर मैं दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दूं तो आपको पता होना चाहिए ये क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ऐसे पोजीशन ऐसे आएगा इज इक्वल टू डी आर बी बाय डी टी माइनस डी आर ए बाय डी टी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, अगर आप ये देखोगे डी आर बाय डी टी क्या होता है, वेलोसिटी, तो ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। इसको बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। क्या बोलते हैं इसको, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। ठीक है, प्रॉपर वेक्टर फॉर्म में ही वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। इसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो आप बोलोगे सर एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ बी माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ए। ये बात समझ में आई, ठीक है। तो कभी भी आपको मोशन की स्टडी करना है रिलेटिव वेलोसिटी बड़ा आराम से निकल सकता है। अब मैंने कहा सर होता क्या है कि सर इसमें प्रॉपर वेक्टोरियल साइन, प्रॉपर साइन वगैरह सब रखना है, इस चीज का ध्यान रखेंगे हमेशा, ये वेक्टोरियल फॉर्म में है। तो इसका एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, आप वैसे तो आप याद करते हो, मैंने कहा बिल्कुल याद करने की जरूरत नहीं है। अगर एक बॉडी जैसे ए है, ये स्पीड से इधर जा रही है और दूसरी बॉडी बी भी स्पीड से इधर जा रही है, ठीक है। तो आप बोलोगे ए के रिस्पेक्ट में जब भी आपको बी का मोशन स्टडी करना है तो आप क्या लिखोगे, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए निकालना। तो फॉर्मूला तो ये लेगा वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, आया ना। आप बोलोगे वेलोसिटी ऑफ बी कैसी है, पॉजिटिव डायरेक्शन में, बी फॉर्मूले का माइनस
वेलोसिटी ऑफ ए भी ऐसी है, पॉजिटिव डायरेक्शन में है। तो देखो भाई साहब ये कितनी आ रही है, वीवी माइनस बी है। आपको स्लो दिखती है ना, तो वीवी माइनस बी है। यही अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा होता, ये वी है और ये वी वी है, तो इस केस में अगर आप वैल्यू रखते हैं तो वी वी कैसा आता, वेलोसिटी ऑफ बी नेगेटिव आती, माइनस वेलोसिटी ऑफ ए तो पॉजिटिव आएगा, तो आपको क्या दिखेगा, तो माइनस ऑफ वी वी प्लस ए। ये जो आपको जिस स्पीड से बी आता हुआ दिखेगा, ए के रिस्पेक्ट में बी बहुत तेजी से आता हुआ दिखेगा, मतलब उसकी स्पीड तो है ही, उसमें अपनी स्पीड भी ऐड हो जाएगी, और किधर आता हुआ दिखेगा, आपकी तरफ, मतलब दैट इज नेगेटिव डायरेक्शन। तो देखिए डायरेक्शन नेगेटिव आ रही है, ठीक है। तो हमेशा जब भी आपको मोशन स्टडी करना है, आप क्या बोलोगे कि सर आपने जो जिसके रिस्पेक्ट में बात करनी, किसी को भी आपको एक एक को रेस्पेक्ट मान लेना है और उसके रिस्पेक्ट में आप मोशन की स्टडी करना है, ठीक है। और प्रॉपर्ली ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, या एक्सप्रेशन की बात करें तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, और उसको आप अप्लाई करोगे। इक्वेशंस ऑफ मोशन में भी आप सेम चीज अप्लाई कर सकते हो, जहां पे यू वी आता है ना, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, उसमें आप v की जगह पे v रिलेटिव लिख सकते हो, u की जगह पे u रिलेटिव लिखोगे और a की जगह पे a रिलेटिव लिखोगे और इक्वेशन आप अप्लाई कर दोगे। आई होप दिस इज वेरी क्लियर, ठीक है। तो चलो एक क्वेश्चन करके देखते हैं, इसमें कहीं कोई डाउट हो तो पूछ लो, नहीं तो नोट इट डाउन या स्क्रीनशॉट ले लो। कोई दिक्कत, ठीक है, आगे बढ़े। आया ना कुछ तो बोल दो। यस सर। यस सर। बोल दिया यार, मुझे पता नहीं चले। चलो एक क्वेश्चन करके देखते हैं, बाकी ये बातें 2D मोशन में इसका बहुत यूज होता है, जब हम 2 डायमेंशन मोशन पढ़ेंगे, यहाँ पे ज्यादा यूज नहीं है। एक क्वेश्चन सिंपल सा कर देता हूँ। कार था, एक आ रहा है, कुछ स्पीड से जा रहा है, कितना मान लो 10 मीटर पर सेकंड। ये कार भी है, ये भी किस स्पीड से जा रहा है, ये जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड। नाउ मैंने कहा सर किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पर, डी डिस्टेंस पर, इस कार ने, ए कार ने बी को नोटिस किया। देखिए आप क्या करोगे, बेसिकली बी बी कार में कोई बंदा बैठ, क्लियर आ रहा है या ब्लर हुआ? अभी हुआ था फिर सही हो गया। चलो अभी शायद फिर से फ्लक्चुएट कर सकता है, बता देना, मेरे को एक बार और रीजन कर लेंगे। मैसेज आ जाता है, समझ में आता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ाई। तो बेसिकली आप क्या बोलोगे कि सर बी में जो बैठा होगा, बी क्या करेगा, पीछे कार देखेगा और उसको क्या लगेगा, कार मेरी तरफ बहुत तेजी से चली आ रही है, उसको क्या लगेगा, मैं तो, मैंने कहा ना, अगर मैं बी के रिस्पेक्ट में बात करूं तो बी को लगेगा मैं रेस्ट पे हूं, ए इज कमिंग टुवर्ड्स मी, और बी तो कुछ नहीं कर सकता क्योंकि जो आदमी रेस्ट पे वो क्या करेगा, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, बी तो भाई साहब सिर्फ हाथ फैला सकते हैं, भाई साहब ओ भाई साहब रुक जाओ, यही कर सकता है वो। तो जब वो डी डिस्टेंस पर था ए पीछे, तब डी ने उसको देख लिया और डी ने ब्रेक, अगर ब्रेक अप्लाई नहीं करेगा तो एक टाइम पे जाके ये इसको ठोक देगा, है ना। तो आपने बोला कि सर एट डी डिस्टेंस बिहाइंड बी, ए ने नोटिस कर लिया कि यार ये कार में स्लो डाउन करनी पड़ेगी, ठीक है, स्लो डाउन करनी पड़ेगी, तो आप बोलते हो कि ए ने क्या लगाया, ब्रेक लगाया। वो ब्रेक क्या कर सकते हैं, ब्रेक लगा सकते हैं 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन। ब्रेक क्या कर सकते हैं, 2 मीटर पर सेकंड का एक्सीलरेशन लगा सकते हैं टू स्लो डाउन। अच्छा मैंने कहा सर ये बताओ, बी के रिस्पेक्ट में ए रेस्ट पर आ जाए, इसका मतलब क्या है, बी के रिस्पेक्ट में ए रेस्ट पर आ जाए तो इसका मतलब क्या है? सर दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी, इसकी भी 2 हो वेरी गुड, जाएगी। दोनों की वेलोसिटी अगर सेम हो जाए तो आप बोलोगे अगर ए की वेलोसिटी इससे जस्ट पहुंचते पहुंचते बी की वेलोसिटी बराबर आ जाए, तो आप बोलोगे भी चलते रहे तो भी ये
ठीक है। मैंने कहा सर अगर ए की वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में बराबर आ जाए तो आप बोलोगे कोलिजन नहीं होगा। तो आप चाहो तो इनको अलग अलग इक्वेशंस लगा के आप ये भी कह सकते हो कि ए की इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, ए की वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड अगर होगी, है ना, एक्सेलरेशन ए लगाएंगे तो बताओ ए ने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल कर ली और उस टाइम पे बी ने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल कर ली, दोनों का डिस्टेंस ले लोगे तो आप उससे निकाल सकते हो, उससे भी। मैंने कहा लेकिन रिलेटिव से बहुत इजी है। कहने का मतलब क्या है कि सर ए के रिस्पेक्ट में बी के रिस्पेक्ट में ये ए आके इसके पीछे जस्ट रुक जाए तो फिर कोलिजन नहीं होगा। ठीक है, तो आप बोलोगे देखो इनिशियली, देखो आप बोलोगे इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी निकालो। आप बोलोगे दैट इज इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज यूए माइनस यूबी। यूए की वैल्यू पॉजिटिव है 10 मीटर पर सेकंड, माइनस यूबी की वैल्यू भी पॉजिटिव है 2 मीटर पर सेकंड, तो ये आ गया आपका 8 मीटर पर सेकंड। तो बी के रिस्पेक्ट में ए 8 मीटर पर सेकंड पॉजिटिव डायरेक्शन में चला जा रहा है, मतलब बी को क्या लगेगा कि सर ए मेरी तरफ किस स्पीड से चला रहा है, 8 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। ऑल्दो ए ज्यादा स्पीड से आया था लेकिन उसकी खुद की वेलोसिटी की वजह से उसे थोड़ी सी स्पीड कम दिख रही है, लेकिन अभी भी 8 मीटर पर सेकंड दिख रहा है। हाँ भाई साहब, एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी निकालो। अच्छा तो बताएगा एक्सेलरेशन ऑफ ए पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, कहां होगा, किस डायरेक्शन में लगेगा एक्सेलरेशन? चलिए खैर मैं बताता हूं। जब ब्रेक अप्लाई करेंगे तो ब्रेक हमेशा स्लो डाउन करने के लिए अप्लाई करते हो आप। जब ब्रेक लगाओगे तो इसका मतलब एक्सेलरेशन उसकी वेलोसिटी के अगेंस्ट लगा रहे हो आप, तभी तो स्लो डाउन होगा। तो अगर आपकी वेलोसिटी पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, और अगर आपकी वेलोसिटी नेगेटिव है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, क्योंकि सर स्लो डाउन करने के लिए ब्रेक का एक्सेलरेशन वेलोसिटी के ऑपोजिट लगाना पड़ेगा। तो अगर आप निकालोगे एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी तो होगा एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी। एक्सेलरेशन ऑफ ए की वैल्यू -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगी जो कि पीछे की डायरेक्शन में है। तो आप लोगोगे -2 माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी तो कुछ है ही नहीं, तो दैट इज 0, so that is -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हो गया एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ये हो गया इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। टू अवॉइड कोलिजन आप क्या बोलोगे, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी कितना हो जाए, 0 हो जाए। अगर कोलिजन को रोकना है तो आप बोलोगे सर ये कब रुकेगा, कि अगर बी के रिस्पेक्ट में ए आके उसके पास रुक जाए तो क्या बोलोगे, कोलिजन रुक जाएगा। तो मैंने कहा देखो ये होने में, इस वेलोसिटी को अचीव करने में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर ले, तो आप बोलोगे कौन सा फॉर्मूला लगाते हो, v² = u² + 2as। सारी वैल्यूज रिलेटिव वाली रखेंगे यहाँ, तो v की जगह पे रखोगे 0, u की जगह पे रखोगे 8² + 2, एक्सेलरेशन की वैल्यू रखोगे -2 और s निकाल लो। s की वैल्यू जो आएगी तो देखो कितनी आ रही है, s की वैल्यू आ रही है 64 / 4। वन 4 6 16 मीटर ये ट्रैवल कर लेगा जब ये इस वेलोसिटी को अचीव करेगा। मतलब b के रिस्पेक्ट में a जब रुकेगा उससे पहले वो ऑलरेडी b की तरफ 16 मीटर ट्रैवल कर चुका होगा। b के रिस्पेक्ट में a उससे ज्यादा कहीं डिस्टेंस ट्रैवल कर रखा होगा, लेकिन b भी तो आगे चला गया होगा। तो आप बोलोगे b के रिस्पेक्ट में a ने कितनी स्पीड ट्रैवल कर ली होगी, कितनी डिस्टेंस ट्रैवल कर ली होगी, 16 मीटर पर सेकंड बिफोर 16 मीटर before getting the relative velocity 0. That means this b should be greater than 16 meter to avoid collision. So the correct answer will be b should be greater than 16 meter to avoid collision. इस क्वेश्चन में कोई भी स्टेप नहीं समझ में आया है, then you can. इक्वेशंस ऑफ मोशन में सारी चीजें आप रिलेटिव के टर्म्स में कन्वर्ट करके लिख सकते हो। आप इक्वेशंस ऑफ मोशन एनालिसिस लगा सकते हो। हमेशा रिलेटिव मोशन को सॉल्व करने से आपकी इक्वेशन इजी हो जाएगी। देखो दूसरा तरीका जो दोनों के दिमाग में है वो क्या करनी है, आपने बोला कि सर ए की वेलोसिटी कितनी हो जाए, 2 मीटर पर सेकंड हो जाए फाइनल। उतनी देर में आप ये देखिए कि ए ने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल कर ली होगी, उसी पीरियड में आप देखोगे बी ने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल कर ली होगी, और वो जो डिस्टेंस का गैप है ना, वो देखोगे कि वो बेसिकली गैप कितना ज्यादा ट्रैवल हुआ है, वो गैप से ज्यादा होना चाहिए आपकी डिस्टेंस डी। तो आप ऐसे 2 बार इक्वेशन लगा के आप आंसर निकाल सकते हो। आंसर वहां से भी आएंगे, कंसेप्ट वहां पे भी लगेंगे, लेकिन वहां पे आपको इक्वेशन 1-2 बार या 3 बार सॉल्व करनी पड़ेगी। यहाँ पे केवल एक बार इक्वेशन में आपको रखनी पड़ेगी। अगर आपको रिलेटिव वाला मेथड आता है तो हमेशा रिलेटिव से क्वेश्चन इजी सॉल्व हो जाता है। सर डी ज्यादा क्यों 16 मीटर से? बेटा अगर डी की वैल्यू 16 मीटर या उससे कम हो गई तो ये उसमें कोलाइड कर जाएगा ना।
मैंने कहा जब 0 होने से पहले, रिलेटिव वेलोसिटी 0 होने से पहले एक कितना ट्रैवल कर लेगा 16 मीटर। तो अगर 16 मीटर डिस्टेंस इनके बीच में नहीं हुई तो जाके टकरा जाएगी ना, क्योंकि इसे 16 मीटर चाहिए। करेक्ट। तो d की वैल्यू 16 मीटर से ज्यादा होगी टू अवॉइड कोलिजन। हमारा क्वेश्चन क्या है, व्हाट शुड बी d टू अवॉइड कोलिजन? गॉट इट? Yes, sir. चलिए, तो ये बात है कि रिलेटिव वेलोसिटी इन वन डायमेंशन की। रिलेटिव मोशन का 2D में काफी यूज है, 1 में तो ज्यादा नहीं है, बस ऐसे क्वेश्चन आते हैं, चोर पुलिस को पकड़ रहा है, पुलिस चोर को पकड़ रही है, ऐसे ही क्वेश्चन है उन्हें यही इसी तरीके से रिलेटिव मोशन। देखिए जैसे मैं सॉल्व करता हूँ, प्रॉपर फिगर बनाता हूँ, प्रॉपर रिलेटिव वेलोसिटी लिखता हूँ, अगर आप ऐसे करोगे कभी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। हाँ, आप लोग क्या करते हो, जल्दबाजी करोगे, है ना, स्टेप स्किप करोगे, है ना, फिर ब्लर हो जाएगा तो रिवाइंड करोगे। तो ये बातें हुई आपकी मोशन इन स्ट्रेट लाइन की, ठीक है। ये चैप्टर अपना यहाँ पे खत्म होता है, बस आपको प्रैक्टिस करनी है ढेर सारी। अच्छा, आपको डीपीपीज नहीं मिली होंगी ना, आज दिन कौन सा है, थर्सडे, राइट। आपको डीपीपीज में दिलवा दूंगा, आजकल में आपके पास डीपीपीज आ जाएंगे। कोई डीपीपी आई क्या अभी रिसेंटली? No, sir. नहीं, चलिए, शायद टेस्ट की वजह से रुकी हुई थी, तो डीपीपी आपको आज शाम या कल सुबह तक मिल जाएगी फॉर प्रैक्टिस। चलिए देन, बाकी आपके पास मॉड्यूल्स होंगे ही, उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वगैरह सॉल्व कर सकते हैं आप, सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, बाकी डीपीपी में आपको सॉल्व करवाएंगे। चलिए देन, अब हम बात करते हैं मोशन इन प्लेन की, या मोशन इन 2D जिसको हम बोलते हैं, मोशन इन अ प्लेन। ठीक है, मोशन इन अ प्लेन की अगर हम बात करते हैं, देखिए अगर आपको मोशन स्ट्रेट लाइन आ गया तो मतलब मोशन इन प्लेन आ गया। मोशन इन अगर स्ट्रेट लाइन आ गया तो इसका मतलब आपको मोशन इन प्लेन आ गया। ठीक है, बोथ आर बेसिकली मोशन प्लेन का मतलब क्या हो, मोशन इन 2 डायमेंशन। देखिए 1 डायमेंशन का मोशन आ गया, 2 डायमेंशन में भी अलग अलग डायमेंशन में सॉल्व करो, वापस में कंबाइन कर सकते हो। देखिए आपको शायद कभी हमेशा सोचते हो यार हमेशा कंपोनेंट्स अपन एक्स और वाई एक्सिस में क्यों लेते हैं, क्योंकि दो 90 डिग्री एंगल पे एक दूसरे के कंपोनेंट का इफेक्ट नहीं आता। क्योंकि सर अगर आप इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में लोगे तो क्या आएगा, ये वेक्टर है ए, उसके 90 डिग्री में अगर उसका इफेक्ट देखोगे कंपोनेंट लोगे तो आएगा a cos 90 और cos 90 इज 0, और इस वेक्टर का 90 डिग्री में कोई भी इफेक्ट नहीं आता। सिमिलरली ये वाले वेक्टर का इस डायरेक्शन में कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। तो अगर दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर आप अलग अलग चीजें स्टडी करो और बाद में, क्योंकि वो एक दूसरे से कैसे रहती है, अनइफेक्टेड रहती है, और बाद में कंबाइन कर दो, आपका मोशन हो गया 2D, राइट। तो मोशन 1D एक डायरेक्शन में, मोशन 1D दूसरी डायरेक्शन में, और दोनों को बाद में कंबाइन कर दो, मोशन प्लेन हो गया। तो अगर मोशन स्ट्रेट लाइन आता है तो मोशन इन 2D भी आपको आता है। तो अपन को इसमें कुछ नया नहीं पढ़ना है, सिर्फ मोशन इन 1D को या मोशन स्ट्रेट लाइन को 2 बार अप्लाई करना है। ठीक है, कुछ नया कंसेप्ट नहीं है, सब मोशन में स्ट्रेट लाइन में अपन ने पढ़ रखा है। चलिए जनरल मोशन की बात कर लेते हैं। जरा देखिए, मैंने कहा सर इसमें देखिए मोशन होता क्या है, 2 डायमेंशन में होता है। कैसे होता है, अभी तक अपन क्या पढ़ते थे, एक्स पोजीशन को कैसे लिखते थे, x = 2 मीटर ट्रैवल कर रहा है ना। अब ऐसा नहीं करेंगे, अब आपका पोजीशन वेक्टर कैसे लिखा जाएगा, पोजीशन वेक्टर = ऐसा लिखा जाएगा 2i कैप प्लस 2j कैप। दो कोऑर्डिनेट्स हो गए ना, आप बोलते हैं इसका मतलब ये ऑलरेडी x = 2 और y = 2 पे ये खड़ा हुआ है, यहाँ से मूव करेगा किसी और डायरेक्शन में। ठीक है, तो आप बोलते हो कि अब आपका x कंपोनेंट अलग मूव कर सकता है और y कंपोनेंट मूव कर सकता है। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे कि सर सपोज दैट ये इनिशियल पोजीशन वेक्टर है, फाइनल पोजीशन वेक्टर हो गया
4i कैप प्लस 3j कैप। इनिशियल पोजीशन हो गई ये, फाइनल पोजीशन ये हो गई, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, है ना? दैट इज इक्वल टू 4i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2i कैप माइनस 2j कैप। ठीक है, तो सॉल्व करोगे तो देखिए कितना आएगा, 2i कैप प्लस j कैप। ये आपका डिस्प्लेसमेंट होगा। क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट। कि भाई साहब नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? आप बोलोगे x डायरेक्शन में ये 2 मीटर मूव किया, देखो 2 से 4 में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? 2। और आप बोलोगे y डायरेक्शन में कितना मीटर ट्रैवल किया? ये 1, है ना? तो आप बोलोगे सर x डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट अलग सॉल्व कर लो, y डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट आप अलग सॉल्व कर लो, है ना? और आंसर बता दो, आप कर सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो अब आपको बेसिकली 2 बार इक्वेशन लगानी पड़ेगी। क्या निकालनी पड़ेगी? 2 बार लगानी पड़ती है, या फिर मैं कहता हूं कंबाइन एक बार होगा। क्या देखो, r वेक्टर अब कैसे दे रखा होगा? x i कैप प्लस y j कैप, है ना? ये x डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट बताएगा और ये y डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट बताएगा। ठीक है, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं तो क्या आ जाएगा? v वेक्टर आ जाएगा, ये आएगा dx by dt i कैप प्लस dy by dt j कैप। ये क्या होगा? dx by dt अभी तक हमने पढ़ा था वेलोसिटी, क्योंकि अपन मान रहे थे कि मोशन का हो रहा है x डायरेक्शन में, तो एक्चुअली ये क्या थी? x डायरेक्शन की वेलोसिटी। क्या था ये? x डायरेक्शन की वेलोसिटी। तो ये dy by dt क्या होगा? y डायरेक्शन की वेलोसिटी। ठीक है, तो आप बेसिकली क्या कह सकते हो कि सर vx है ये i कैप प्लस ये dy j कैप। तो एक्चुअली देखिए वेलोसिटी क्या होगा? दोनों का रिजल्टेंट ले लिया, vx i कैप और vy j कैप। ये x कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी हो गया, ये y कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी हो गया। आप चाहो तो ये अलग अलग निकाल लो और फिर कंबाइन कर दो, या फिर आप इसे वेक्टर फॉर्म में किसी तरीके से लिख के कर सकते हो। ठीक है, एक्सेलरेशन निकालना होगा, इसको एक बार और डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ax i कैप प्लस by j कैप। मतलब x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है और y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है, जो कि क्या होगा? dvx by dt और dvy by dt। ठीक है, तो आप चाहो तो पहले x डायरेक्शन के अलग मोशन को सॉल्व कर लो, y वाले को अलग कर लो और फिर i कैप और j कैप करके कंबाइन कर लो, एंड यू विल गेट द आंसर। मैं प्रेफर करता हूं i कैप और j कैप में ही क्वेश्चन को सॉल्व करने की। क्या करता हूं? मैं कोशिश करता हूं कि i कैप और j कैप में ही सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। ठीक है, तो वो देखता हूं कैसे करते हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो समझने के लिए, फिर एक क्वेश्चन से आपको समझने की कोशिश करते हैं। Wasim, screen is clear. Everyone, बाकी लोग क्लियर आ रही है स्क्रीन? क्लियर सर। वसीम बेटा, आपके एंड पे इशू हो सकता है, प्लीज या तो रिजाइन करें या बेटर नेटवर्क में आए। ठीक है, मेरी तरफ से जब भी स्क्रीन क्लियर नहीं आती मुझे पता चल जाता है, इसलिए मैंने आपके सामने देखो रिजाइन भी किया होगा। तो हो सकता है कि नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा होगा सर। हाँ, ठीक है, सो हो सकता है कि आपने तो रिजॉइन करके तुरंत रिजॉइन कर लिया है। जब भी ऐसा इशू हो मेरी तरफ से आती तो मैं ही आपको आगे बता देता हूँ ना कि आपसे लगा रही हो। ये थोड़ा सा इसका एप्लीकेशन का भी इशू होता है कि कुछ टाइम के बाद वो जनरली थोड़ा बहुत ब्लर कर ही देता है किसी ना किसी को। वो रिजॉइन करता है तो उसको क्लियर आ जाती है, कभी मेरे एंड पे होता है तो मैं रिजॉइन करता हूँ तो क्लियर आ जाती है ना। तो कभी कभी एप्लीकेशन भी ऐसा करती है, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। टेक्नोलॉजी के साथ रहना है तो थोड़े से हमें इन सब चीज़ों के बारे में भी थोड़ा अपडेटेड रहना पड़ता है, सीखना पड़ता है। ठीक है, काफ़ी हेल्पफुल है कि हम घर बैठे ये सब चीज़ें कर पा रहे हैं इस टाइम में, तो थोड़ा बहुत ग्लिचेस भी रहते ही हैं। खैर, मैं तो देखो एग्जांपल से करने की कोशिश करता है। इसमें मुझे एक आर वेक्टर दे रखा है p 2t स्क्वायर i कैप प्लस p j कैप, है ना? अभी तक आपने पढ़ा था x इक्वल टू 2t स्क्वायर। मैं कहता हूँ देखो इसने क्या दे रखा है, x इक्वल टू 2t स्क्वायर दे रखा है, y इक्वल टू t दे रखा है। क्या दे रखा है? y इक्वल टू t दे रखा है। ये आपका बेसिकली
ये आपका किस तरीके से एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ये बताएगा, और ये बताएगा किस तरीके से वाई एक्सिस में आपका मोशन किस तरीके से हो रहा है। मुझे बताना है कि वेलोसिटी कितनी होगी। ठीक है, ये एक्स कंपोनेंट है, पोजीशन है, x इक्वल टू, आप चाहो तो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो सर, यहाँ पे x दे रखा है 2t² और y दे रखा है t। आप चाहो vx निकाल सकते हो, तो vx निकालने का डिफरेंशिएशन कर दो उसको, dx/dt क्या होता है vx, तो आप बोलोगे vx निकालने का तरीका होगा dx/dt, तो vx की वैल्यू कितनी आ गई 4t। ऐसे ही आप बोलोगे सर vy निकाल सकते हो, vy की वैल्यू क्या रहेगी 1, है ना। आप निकालोगे एक्सेलरेशन इन दी डायरेक्शन निकाल सकते हो, तो इसको भी डिफरेंशिएट कर दो तो कितना आएगा आंसर 4, और यहाँ पे एक्सेलरेशन दी डायरेक्शन इसको डिफरेंशिएट करोगे तो कितना आएगा 0, और बाद में कंबाइन कर दो। ऐसा कर दो, मैं कहता हूँ इसको डायरेक्टली ऐसे ही साफ नहीं करते जाओ। आपने क्या बोला कि v निकालना है, v क्या होगा, डिफरेंशिएट कर दो, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो लिखोगे 4t i कैप प्लस t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 j कैप। ये आ गई आपकी वेलोसिटी। देखिए x कंपोनेंट 4t आ गया, y कंपोनेंट 1 आ गया। आप अगर एक्सप्रेशन निकाल लो, एक्सप्रेशन निकालने का तरीका क्या होगा 4i कैप प्लस 0j कैप। कोई भी मुझसे किसी भी टाइम पे इसका मैग्नीट्यूड पूछे, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना होगा, मैग्नीट्यूड निकालना आता है ना। एक वेक्टर Yes. अगर i कैप और j कैप में दे रखा है तो उसका मैग्नीट्यूड निकालना हमको आता है, x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर अंडर रूट में। Yes. ठीक है, तो हम मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं, यानी हम स्पीड भी निकाल सकते हैं, वेलोसिटी हम प्रॉपर डायरेक्शन के साथ निकाल सकते हैं। तो हम ऐसे सिंपल से क्वेश्चन करना है। मैंने कहा चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। मैंने कहा सर एक क्वेश्चन आप लिख लो, देखते हैं। A body starts from rest. A body starts from rest. A body starts from rest with acceleration. With acceleration 2i cap plus 3j cap. With acceleration 2i cap plus 3j cap. 2i cap plus 3j cap. Find the speed of the body. Find the speed of the body after 2 seconds. After 2 seconds. ट्राई कीजिए, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए सब पढ़ा हुआ नहीं है, 1D में सब पढ़ रखा है हां, मोशन स्ट्रेट लाइन ये सब चीजें कर रखी है, कुछ नया नहीं सीख रहे हैं। इसलिए मोशन स्ट्रेट लाइन को अच्छा होना चाहिए आपको मोशन प्लेन समझने के लिए। Ansar is saying 252. I don't know. देख लेंगे। तो क्वेश्चन बनाया, हो सकता है आप आंसर करें तो। Anyone else? चलो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन था। इधर देखिए हम जिसका नहीं आया हम उधर देखें। आपको बोला गया कि सर इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 0 थी, मतलब 0 i कैप प्लस 0 j कैप दे दूं। रेस्ट से स्टार्ट किया था तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी 0 ही होगी, तो 0 i कैप प्लस 0 j कैप। आपने बोला एक्सेलरेशन की वैल्यू दे रखी है मैंने 3 i कैप, कितना था 2 i कैप भाई। Yes, sir. 2 i कैप प्लस 3 j कैप, ये था एक्सेलरेशन। और Yes. t की वैल्यू दे रखी है 2 सेकंड। आप बोलोगे v का फॉर्मूला क्या होता है u प्लस at। अगर आपको याद हो मैंने आपको पहले बोला था ये सब वेक्टर फॉर्म में होते हैं, ये सारी वेक्टर इक्वेशन होती है, हमने आपको शायद उस टाइम पे भी बोला था। तो सिंपल आप निकाल लो v वेक्टर किसके बराबर हो जाएगा, u वेक्टर रख दो 0 ही हो गया, 0 i कैप प्लस 0 j कैप। देखना चाहो तो ऐसे लिख दो,
एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होगी 2i कैप प्लस 3j कैप और टाइम से मल्टीप्लाई कर दो 2 सेकंड। सॉल्व करोगे तो देखिए कितना आएगा ये 4i कैप प्लस 6j कैप। ये आ गया आपका वेलोसिटी प्रॉपर वेक्टर फॉर्म में। आपको डायरेक्ट मैग्नीट्यूड चाहिए, मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका क्या होता है, v का मैग्नीट्यूड क्या होगा 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। सॉल्व करोगे तो कितना आ गया 52 मीटर पर सेकंड। क्या आ गया आपका स्पीड आ गया, वेलोसिटी आ गया। ये आ गया। कोई मुझसे पूछे x कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी कितनी आ गई तो 4 है, y कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी कितना आ गया तो 6 है। आप चाहो तो इंडिविजुअली सॉल्व कर लो। x कंपोनेंट के लिए इनिशियल वेलोसिटी u ले लो, एक्सेलरेशन दी एक्सेलरेशन 2 ले लो, टाइम के लिए 2 सेकंड ले लो, तो आपको x कंपोनेंट आ जाएगा वेलोसिटी इक्वल टू u प्लस at से। y कंपोनेंट के लिए y कंपोनेंट की इक्वेशन लगा दो v इक्वल टू u प्लस at। दोनों का आंसर निकाल दो, कंबाइन करके यही आएगा। मैं साथ में चलता हूं, है ना? क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत, किसी भी स्टेप में कोई दिक्कत है तो सर हाँ सर मैंने ये दूसरे तरीके से करा है। मैंने एक्सप्लोरेशन को ना इंटीग्रेट करके वेलोसिटी निकाली है पहले, फिर उसके बाद फिर से स्पीड आपकी निकाली। आवाज क्लियर नहीं आ रही, फिर से बताना आवाज। सर मैंने एक्सप्लोरेशन को ना इंटीग्रेट करा है। एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करोगे तो बेटा कैसे आए? टाइम के रिस्पेक्ट में अच्छा चलो ठीक है, हाँ वो भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। हाँ बट सेम जब आंसर आ देखो आपका आपका बिल्कुल देखो, इंटीग्रेशन से तो आंसर हमेशा करेक्ट आना ही है। बट हमने देखा ये एक्सप्रेशन कैसा है, कांस्टेंट है। अच्छा हाँ ये और बता दो, मैंने इक्वेशन ऑफ मोशन क्यों लगाई, क्योंकि मुझे एक्सप्रेशन कांस्टेंट दिखा। वेरी गुड आंसर। आपने सोचा देखो इंटीग्रेशन डिफरेंशियल वाले फॉर्मूले तो हमेशा लगते हैं, चाहे एक्सप्रेशन कांस्टेंट हो या ना हो, ये तो मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ पर एक्सप्रेशन मुझे कांस्टेंट दिख रहा है, देखिए ये चेंज नहीं होना टाइम के साथ, मतलब एक्सप्रेशन कांस्टेंट है, मतलब मैं इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकता हूँ, इसीलिए मैंने इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दी है। आप इंटीग्रेशन से सॉल्व करोगे तो करेक्ट आंसर नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं उसमें, ठीक है? यस सर। क्योंकि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन बेसिक फॉर्मूला है, इक्वेशन ऑफ मोशन उसका स्पेशल केस है, जब एक्सप्रेशन की वैल्यू कांस्टेंट हो तो हमने वहीं से ये डिराइव किए हैं, 11th पर डेरिवेशन करते हैं इनका, ठीक है? तो भाई साहब मेरे पास ये सिंपल फॉर्मूला है, तो मैं क्यों इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में करना पूछूंगा, क्योंकि एक्सप्रेशन कैसा दे रखा है कांस्टेंट, यानी मैं इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकता हूं। इक्वेशन ऑफ मोशन की प्रीरिक्विजिट कंडीशन है कि सर एक्सप्रेशन हैज टू बी कांस्टेंट, एंड दैट्स व्हाई आई अप्लाइड इक्वेशन ऑफ मोशन। आई होप किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। टेक द स्क्रीनशॉट प्लीज। चलिए अब हम बात करेंगे इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। देखिए मैं थोड़ा डिफरेंट टाइप से पढ़ाता हूँ प्रोजेक्टाइल। मैं हमेशा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के मोशन को डिवाइड करके पढ़ाता हूँ, ठीक है? तो देखते हैं कैसे। मैंने कहा प्रोजेक्टाइल मोशन बहुत इजी सा मोशन है, सिर्फ इसमें ध्यान रखना जैसे आपने एक्सेलरेशन ड्यू टू सॉरी फ्री फॉल पढ़ा था ना, ये फ्री फॉल का एक स्पेशल केस है। ये वाई डायरेक्शन है, ये एक्स डायरेक्शन है, आपने बॉडी को यहाँ पे एक यू स्पीड से थ्रो किया, मान लिया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन या एक्स एक्सिस डायरेक्शन से थीटा एंगल पे, यहाँ पे खड़े होकर आपने किसी एंगल पे बॉडी को थ्रो किया यू स्पीड से, मान लिया हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पे थ्रो किया है थीटा से, तो बॉडी कुछ ऐसा पाथ फॉलो करेगी और यहाँ पे जाके टकरा जाएगी। इस टाइप के मोशन को हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, राइट? हमने हॉरिजॉन्टल के अलोंग एक्स एक्सिस मान लिया और वर्टिकल ऊपर की तरफ मैंने वाई एक्सिस मान लिया। सो इट्स अ बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ टू मोशन, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो रहा था और एक वर्टिकल डायरेक्शन में हो रहा था। वर्टिकल डायरेक्शन वाला मोशन तो एक्जैक्टली वही मोशन है जो आप बॉडी को ऊपर थ्रो करते हो, बॉडी वापस आती है। एक्चुअली ये वही हो रहा है। देखो बॉडी को आपने ऊपर की तरफ थ्रो किया तो body वापस आपकी जगह पे आ जाती है, लेकिन बॉडी को ऊपर थ्रो करते टाइम आपने थोड़ा सा उसको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी दे दिया वेलोसिटी का, है ना? देखिए आप क्या बोलोगे, इसको मैं ब्रेक करूं तो देखिए एक कंपोनेंट वेलोसिटी का इस डायरेक्शन में आएगा और एक कंपोनेंट इसका इस डायरेक्शन में आएगा। तो एक पर्टिकुलर इसको आप बोल सकते हो ux और इसको बोल सकते हो uy। ये जो प्रोजेक्शन स्पीड है, व्हाट डज इट मीन कि सर आपने बॉडी को ऊपर तो थ्रो किया, साथ में आपने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी इसको एक कंपोनेंट दे दिया, तो बॉडी ऊपर जाएगी ऊपर जाएगी ऊपर जाएगी, ऊपर से वापस नीचे आएगी अपनी जगह पे, राइट? लेकिन एक्स कंपोनेंट के साथ वजह से ये ऊपर जाते जाते थोड़ा थोड़ा खिसकती चली जाएगी, है ना? और ऊपर से नीचे आने टाइम कैसे होगा, तो
वाला मोशन अभी भी एग्जैक्टली वैसे ही, अगर मैं एक्स एक्सिस को बंद कर दूं तो देखो मोशन कैसा हो रहा है, ऊपर जा रहा है और वापस आ रहा है। एट द सेम टाइम आप क्या बोल रहे हो कि ऊपर जाके वापस आने में हॉरिजॉन्टल की वजह से ये साथ में ऐसी भी चलती चली आ रही है, इसलिए मोशन एग्जैक्टली ऊपर से नीचे ना होके ये प्रोजेक्शन ऐसा होगा। हमने क्या करना है, हमने एक्स एक्सिस का मोशन अलग पढ़ लेना है, वाई एक्सिस का अलग पढ़ लेना है और कंबाइन कर देना है, खत्म बात। ठीक है, तो मैंने कहा देखो पहले मैं एक्स एक्सिस का मोशन पढ़ लेता हूँ। एक्स एक्सिस का इनिशियल वेलोसिटी u x, u के टर्म में उसकी वैल्यू कितनी आएगी जरा बताया कोई। x कंपोनेंट इनिशियल वेलोसिटी का x कंपोनेंट कितना है, u cos थीटा। वेरी गुड, u cos थीटा। देखो भाई साहब, वेलोसिटी वेक्टर का वो कंपोनेंट जिस डायरेक्शन से एंगल थीटा बना रहा है उस डायरेक्शन में कितना आता है u cos थीटा, और उसके दूसरी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कितना आता है u sin थीटा। तो इनिशियल वेलोसिटी इन द x डायरेक्शन इज u cos थीटा। एक्सेलरेशन इन द x डायरेक्शन कितना होगा बेटा, एनीवन? 0 होगा सर। 0। वेरी गुड। आप बोलते हो सर एक्सेलरेशन तो हो ही नहीं ना, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मुझे कोई फोर्स लगा ही नहीं रहा है ना, ना मुझे धक्का दे रहा है ना मुझे ऑपोजिशन दे रहा है कुछ भी, तो एक्सेलरेशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज 0। मैंने कहा सर मान लो ये बॉडी जब यहाँ कहीं किसी टाइम t पर यहाँ पहुंच गई, टाइम t पे यहाँ पहुंची, देखो टेंजेंशियल होता है, पाथ के हमेशा टेंजेंशियल होगी इस टाइम पे इसकी वेलोसिटी, इस टाइम पे जो वेलोसिटी होगी इस पाथ के टेंजेंशियल होगी, हमेशा किसी पॉइंट पे आपको वेलोसिटी निकालनी है तो पाथ के टेंजेंशियल वेलोसिटी मिलती है। टी टाइम बाद ये पॉइंट अगर बॉडी यहाँ पहुंच गई तो आप क्या बोलोगे, इसकी वेलोसिटी दी हो चुकी है। मैंने कहा इस वेलोसिटी के भी दो कंपोनेंट ले सकते हो, एक ये और एक वर्टिकल वाला। मान लो ये एंगल कितना बना रहे हैं 5, एंगल बना रहे हैं 5, ये वाला कंपोनेंट होगा इसका vx और ये वाला कंपोनेंट होगा इसका vy। किसी भी रैंडम t टाइम पे मैंने कहा मान लो बॉडी यहाँ पहुंची है और उस टाइम पे उसकी वेलोसिटी है v, उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी का कितना होगा vx और वर्टिकल डायरेक्शन का कंपोनेंट कितना होगा vy, और ये वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से उस टाइम पे मान लो एंगल कितना बना रही है 5। मैंने कहा सर t टाइम बाद आप x कंपोनेंट का वेलोसिटी निकालने के लिए आप क्या करोगे, vx ux प्लस ax into t, ऐसे लिखोगे आप, एक्सप्रेशन कांस्टेंट मान के चलें तो vx ux प्लस ax into t, बट एक्सेलरेशन तो 0 है, एक्सेलरेशन तो कितना है 0 है, तो बेसिकली आप क्या बोलोगे vx की वैल्यू किसके बराबर आएगी सर, ux के बराबर आएगी, यानी कि u cos थीटा के बराबर आएगी। दैट मींस x कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग। इसका मतलब है कि सर x कंपोनेंट तो वेलोसिटी का चेंज हो भी नहीं रहा है, होना भी नहीं चाहिए क्योंकि एक्सेलरेशन तो है ही नहीं, तो ये तो मैं वैसे ही बोल सकता हूँ कि x कंपोनेंट इज नॉट चेंजिंग। ठीक है, ये हो गया x कंपोनेंट की डायरेक्शन। मैंने कहा जरा y डायरेक्शन के मोशन की स्टडी कर लेते हैं। y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है कोई बताएगा भाई साहब? u sin थीटा। u sin थीटा। जिसको भी नहीं समझना है पूछ जरूर लें, ऐसा नहीं है कि किसी ने बता दी तो आप चुपचाप बैठे हैं, नहीं समझना है तो आप पूछ लें, बिकॉज आज नहीं समझ में आ रहा है तो आज समझ में आ जाएगा, लेकिन आप आज नहीं पूछोगे तो फिर कभी नहीं समझ में आएगा। अच्छा भाई साहब, एक्सेलरेशन की y डायरेक्शन कितना होगा बताया कोई? तो g प्लस माइनस जी। ऊपर वर्टिकल डायरेक्शन में तो ग्रेविटी नीचे की तरफ रहेगी ना कंटीन्यूअसली, तो एक्सेलरेशन इन द y डायरेक्शन कितना होगा माइनस। माइनस। आप बोलोगे t टाइम बाद आपकी वेलोसिटी कितनी होगी vy, तो vy की वैल्यू निकालोगे तो क्या लिखोगे uy प्लस ay into t, मतलब vy की वैल्यू कितनी आ गई, uy की वैल्यू है u sin थीटा माइनस dt। तो ये आ गया आपका, किसी भी टाइम आप t की वैल्यू चेंज करते जाओ आपका y कंपोनेंट की वैल्यू आपको अलग टाइम पे मिलती जाएगी। मैंने कहा सर जरा देखो, मैंने कहा इस t टाइम पे वेलोसिटी नेट कितनी होगी, आप बोलोगे सर vx i क्या प्लस vy j क्या, नेट वेलोसिटी निकालनी है ना, तो x कंपोनेंट और y कंपोनेंट ऐसे तो लिख दोगे आप, तो दैट इज इक्वल टू u cos थीटा i कैप प्लस u sin थीटा माइनस dt j कैप। ये आ गया आपका किसी भी रैंडम टाइम t पे वेलोसिटी का फॉर्मूला। याद नहीं करना, रटना नहीं है कुछ भी, देखिए भाई साहब बहुत सिंपल है निकालना। कोई मुझसे पूछे इस टाइम पे इसकी मैग्नीट्यूड कितना होगा, स्पीड कितनी होगी, वैल्यूज पुट कर दो। इस टाइम पे पूछा t की वैल्यू मान लो 2 सेकंड में पूछा तो t की वैल्यू 2 रख दोगे, ये वैल्यूज आपको पता होंगी और इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो। तो किसी भी रैंडम टाइम t पे आपको वेलोसिटी के बारे में जो भी पूछा जाए आप बता सकते हो, उसमें कहीं कोई दिक्कत
नहीं होगी। मैंने कहा सर ये बताओ इस टाइम पे ये हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रही होगी। तो देखिए इस टाइम पे आप ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ, ये एंगल फाई दे रखा है, ये v है, ये v y के बराबर हो जाएगा और ये v x के बराबर हो जाएगा। इस राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें, ये वाला कंपोनेंट vx होगा और ये और ये की बात है तो आप बोलोगे सर tan फाई निकालना है, तो tan फाई की वैल्यू क्या होगी, vy कंपोनेंट अपॉन vx कंपोनेंट। तो आप यहाँ से बता सकते हो कि इस टाइम पे ये हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा होगा। क्या ये बात समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, वैल्यू पुट करके हम निकाल सकते हैं। चलिए मैंने पूछा मैक्सिमम हाइट, जब आप बॉडी को ऊपर थ्रो करते हो तो मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी कितनी होती है? 0। मैं इस केस में जब ये बॉडी मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेगा तब उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? Anyone? u cos थीटा। आप बोलोगे सर वर्टिकल डायरेक्शन के मोशन की वेलोसिटी 0 होगी मैक्सिमम हाइट पर। मैक्सिमम हाइट कौन जस्टिफाई कर रहा है, कौन डिसाइड कर रहा है? वर्टिकल डायरेक्शन का मोशन। तो आप बोलोगे जब बॉडी मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेगी तो वर्टिकल डायरेक्शन वाली कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी कैसा होगा? 0। वाई डायरेक्शन के अलोंग वाली मोशन कौन है? ऊपर वाला। तो वाई डायरेक्शन वाले मोशन की वेलोसिटी कितनी हो जानी चाहिए? 0। ये पढ़ा था ना अपन ने। तो आप बोलोगे एट मैक्सिमम हाइट, एट मैक्सिमम हाइट वी वाई 0 हो जाएगा, बट वी एक्स वहां पे भी चेंज नहीं होगा, ये ध्यान रखना। क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का मोशन, तो आप बोलोगे इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी वो हॉरिजॉन्टल होगी क्यों? मैक्सिमम हाइट की बात कर रहा हूं, u cos थीटा होगी। दिस इज योर मैक्सिमम हाइट। अगर वो मैक्सिमम हाइट h है, अगर देखिए मैक्सिमम हाइट h, याद है मैक्सिमम हाइट h का फॉर्मूला क्या होता था? u स्क्वायर बाय 2b, ऐसे होता था क्या? यस सर। निकाला था u स्क्वायर बाय 2g। मैंने कहा सर यहाँ पे बस फर्क इतना हो जाएगा कि वहां पे u था, यहाँ पे u बाय हो जाएगा। वर्टिकल डायरेक्शन का मोशन कौन जस्टिफाई कर रहा है, कौन डिसाइड कर रहा है? वर्टिकल डायरेक्शन का मोशन। तो वर्टिकल डायरेक्शन मोशन की इनिशियल स्पीड होगी ना। नॉर्मल फॉर्मूले में u क्या होता है? इनिशियल स्पीड। तो यहाँ पे कौन होगा? वर्टिकल डायरेक्शन की इनिशियल स्पीड, दैट इज uy। तो uy स्क्वायर बाय 2g, या फिर अगर आप वैल्यू रख दोगे uy स्क्वायर की तो होता है u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 2b। ये दोनों फॉर्म में फॉर्मूले आपको याद हैं तो ज्यादा बेटर रहेगा। यही होता है ना मैक्सिमम का फॉर्मूला u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 2b। मैं तो कहूं ये याद रखना, ये तो आपको पता है। u स्क्वायर बाय 2g आपको पता है ना। आपको कौन सा बताना है? uy स्क्वायर बाय 2g है ना। कौन सा वाला कंपोनेंट बताना है? वर्टिकल डायरेक्शन। कोई दिक्कत? क्लियर है ये बात? कहीं कोई दिक्कत? आई होप दिस इज क्लियर। मैं का टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट ऊपर जाके वापस आके यहाँ पे पहुंचने तक का टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला किसी को याद है क्या? 2u/g। 2u/g ऐसे था। यार ये बताओ ये टाइम ऑफ फ्लाइट कौन डिसाइड करेगा? मैंने कहा फिर से देखो ऊपर वाला क्वेश्चन। हॉरिजॉन्टल तो वो जिंदगी भर चलता रहेगा अगर आप उसे चलाते रहो तो। जब तक कि वो ग्राउंड से टकराए नहीं तब तक चलता रहेगा ना। हॉरिजॉन्टल मोशन तो कुछ नहीं करेगा, आप जब तक चलाना चाहो तब तक चलाओ। वर्टिकल मोशन, बॉडी ऊपर जाके जैसे ही ग्राउंड को दोबारा हिट कर लेगी आप बोलोगे आप मोशन की स्टडी को स्टॉप कर देते हो। तो जितने टाइम में बॉडी ऊपर से नीचे आके ग्राउंड को हिट कर लेगी उतने ही टाइम में मोशन आपको स्टडी करना है। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे कि सर टाइम वही वाला होगा जितने टाइम में ये बॉडी ऊपर जाके वापस आए। तो 2u की जगह पे कौन सा वाला कंपोनेंट रहेगा? 2u बाय d आ जाएगा। ठीक है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट का जो फॉर्मूला आता है वो कितना आता है? 2u sin थीटा बाय d। इसका मतलब क्या हो गया? ऊपर जाने में यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में इसका टाइम लगेगा u बाय g और इतना ही टाइम इसको वापस आने में लगेगा। जितना टाइम ऊपर जाने में उतना ही टाइम इसको वापस आने में लगेगा।
ये फॉर्मूला याद करने के देखो भाई बहुत सिंपल से तरीके हैं, आपको रटने नहीं पड़ेंगे कोई भी चीज। अगर आपको थोड़ा सा भी स्ट्रेट लाइन के मोशन पता है, मैंने कहा था ना कुछ नया नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ मोशन स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे। कोई भी डाउट हो कहीं भी पूछ लो, ये बात जल्दी में आपको कहीं नहीं मिलेगा, इसलिए अच्छे से सीख लो वेलोसिटी निकालना। कोई भी डाउट आप पूछ सकते हैं, नहीं तो आज से इतना काफी है। एनीवन एनी डाउट्स? किसी भी तरीके का कोई भी डाउट किसी को? चलिए देन इतना काफी है देन, ठीक है आज से इतना काफी है। आई होप आपको कोई भी डाउट नहीं है। थैंक यू एवरीवन। सर रुकिए, थैंक स्क्रीनशॉट यू लेना। सर। अच्छा स्क्रीनशॉट लेना है? ले लो ले लो। डन? यस सर। ओके थैंक यू।